सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम में जदोजहद आज़ादी के 3 अदवार को बतलाया गया था कि पहला जो दौर रहा है जो 1885 से 1905 तक का दौर रहा है। ये दौर जो है इत्तेदाल पसंद नज़रियात के कायदीन का था और 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल का क़याम इसी मकसद के तहत किया गया था कि इत्तेदाल नज़रियात के तहत जो बरतानिया हुकूमत से अपने मुतालबात को मंजूर करवाना, अपने मुतालबात को मनवाना और अपनी जो शिकायतें हैं, अपनी जो तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों को बरतानिया हुकूमत के सामने रखना और बरतानिया हुकूमत और हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान एक खुशगवार ताल्लुक़ात बनाना। और इसके अलावा जो हिंदुस्तान में बिखरे हुए फ़िरक़े हैं, उन फ़िरक़ों को मुत्तहिद करना और हिंदुस्तानियों को हुकूमत के में बराबरी का हक़ के ताल्लुक़ से बात करना, हिस्सेदारी को दिखलाना, ये तमाम नज़रियात को लेकर, तमाम मंसूबों को लेकर 1885 से 1905 तक ये इत्तेदाल पसंद नज़रियात के कायदीन ने अपने अपने तौर पर काम कर रहे थे। तो इत्तेदाल पसंद नज़रियात के कायदीन में महात्मा गांधी का नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है। ये ऐसे कायदीन थे जो अपने तौर पर पुरअमन तरीक़े से आज़ादी चाहते थे, लेकिन इनकी इन कोशिशों को नाकाम देखते हुए इनकी कोशिशें नाकाम हो रही थी और इनके जो मुतालबात को बरताने को नहीं मान रही थी, सरे से इनकार कर रही थी। तो ऐसे हालात को देखते हुए, ऐसे वाक़यात को देखते हुए इंतहा पसंद नज़रियात के कायदीन ने जदोजहद आज़ादी में तशद्दुद के उनसर को शामिल करने की वकालत करना शुरू कर दिए थे और ये कहा गया था कि हम लोगों को आज़ादी अमन इत्तेदाल नज़रिया से नहीं मिलेगी, बल्कि इंतहा पसंद नज़रियात को भी जदोजहद आज़ादी में शामिल करना चाहिए। इंतहा पसंद नज़रियात के कायदीन में सबसे जो पहला नाम आता है वो लाला लाजपत राय का नाम आता है, दूसरा जो बिपिन चंद्र पाल का नाम आता है, तीसरा जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। ये 3 कायदीन लाला लाजपत राय का ताल्लुक़ जो है पंजाब से था, बिपिन चंद्र पाल का ताल्लुक़ बंगाल से था और बाल गंगाधर का तिलक महाराष्ट्र से था। ये कायदीन जो है आवाम के दरमियान जाकर अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपने अखबारों के रसायल के ज़रिए लोगों में ये जज्बा पैदा कर रहे थे कि पुरअमन तरीक़े से कांग्रेस ने जो इक़दाम कर रही थी वो इक़दाम से आज़ादी हासिल होने वाली नहीं है, हमको अपने हुकूक मिल नहीं सकते, इसलिए हमको जदोजहद आज़ादी के तहरीक में इंतहा पसंद नज़रियात को शामिल करना चाहिए, तशद्दुद के उनसर को शामिल करना चाहिए। इसी की तहत ये गरबी चलती रही 1906 से 1920 तक ये दौर रहा है, इंतहा पसंद का दौर कहलाता है। उसके बाद 1920 से 1947 का जो दौर रहा है वो गांधीई दौर रहा है। गांधीई दौर में सबसे गांधी जी ने जब 1919 ईस्वी में सियासत में दाखिला लिया तो ये सियासी एक अहम वाक़या था और गांधी जी ने एक सियासी लीडर के तौर पर, कौमी लीडर की हैसियत से उभर कर सामने आए थे। 1919 में जब वो सियासत में दाखिला था, ये सियासी एक वाक़या था, एक तब्दीली थी जो गांधी जी ने एक सियासी लीडर के तौर पर और कौमी लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए थे। तो उसके बाद जो है गांधी जी ने इन्होंने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में एक रहनुमायाना किरदार अदा किया था। गांधी जी जो है जदोजहद आज़ादी में एक रहनुमायाना किरदार, यानी कि कौम की रहनुमाई करने वाला लीडर के हैसियत भी इन्हें पहचान मिली थी और इन्हें लोग जानते थे। तो ये वही मानते हैं कि जदोजहद आज़ादी के हिस्से में गांधी जी ने एक रहनुमायाना रोल अदा किया था, उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था जो आवाम तमाम तरीक़ों से जुड़ रही थी। जब इन्होंने 1919 ईस्वी में सियासत में दाखिला हुआ तो नए तरीक़ों से, नए मंसूबों से, नए तरीक़े से लोगों को इस जदोजहद आज़ादी की तहरीक से जोड़ना शुरू किया जदोजहद आज़ादी की तहरीक से जोड़ना शुरू किया था। तो सियासी नए तरीक़े शुरू किए थे गांधी जी ने, सियासी तौर पर नए तरीक़े शुरू किए थे और इन्होंने तजुर्बात भी पेश किए थे, नए तजुर्बात भी पेश किए थे। तो 1920 से 1922 के दौरान गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक चलाई थी। अदम ताउन तहरीक के अहम कायदीन में गांधी जी का नाम सर फहरिस्त आता है, सबसे पहला नाम आता है। अदम ताउन तहरीक उस तहरीक को कहा जाता है कि गांधी जी ने इस तहरीक के ज़रिए लोगों में शऊर बेदार किया, लोगों को इस तरफ वजह किया कि अदम ताउन तहरीक यानी कि हुकूमत के किसी काम में भी ताउन नहीं करना चाहिए, हुकूमत के किसी कानून को भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, रुबैमल में नहीं लाना चाहिए, उससे खुल की मुखालिफत करना चाहिए। इसके अलावा स्वदेशी जो अशिया है वो
मतलब बैरूनी जो अशिया है उसका बाइकाट करना चाहिए, और बैरूनी अशिया का, बैरूनी प्रोडक्शन का बाइकाट करना चाहिए, यानी कि किसी भी मामले में हुकूमत का ताउन नहीं करना चाहिए। तो अदम ताउन तहरीक जब कोई फ़िरका, कोई जमात, कोई सियासत पार्टी जब किसी अशिया बनाई कंपनी अशिया बाइकाट करती है तो उसकी माशी हालत में गिरावट आती है। गांधी जी यही चाहते थे कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई अशिया को, अंग्रेज़ी मुल्कों से आने वाली अशिया को, यूरोप से आने वाली अशिया को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका बाइकाट करना चाहिए, और उनका ताउन किसी भी सूरत में उनका ताउन नहीं करना चाहिए। अदम ताउन तहरीक कहलाती है। तो अदम ताउन तहरीक का जो दौरा है 1920 से 1922 तक, इसके अहम कायदीन में गांधी जी का नाम आता है। उसके बाद गांधी जी ने एक नए नज़रिए के साथ लोगों के सामने नया नज़रा रखा, वो था सत्याग्रह का नज़रा। सत्याग्रह मफहूम क्या है? बोल तो सत्याग्रह उसको कहा जाता है बगैर कोई तशद्दुद के। सत्याग्रह में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं रहती, ताकत के लिए कोई जगह नहीं रहती, यानी पुरअमन तरीक़े से एहतजाज करना, पुरअमन तरीक़े से अपने मुतालबात को मनवाना, ये सत्याग्रह का मफहूम में शामिल है। तो सत्याग्रह उसे कहा जाता है। तो गांधी जी ने हिंदुस्तान में भी सत्याग्रह के उसूल और तरीक़े अपनाए। गांधी जी यहाँ हिंदुस्तान में, ख़ासकर हिंदुस्तान में भी सत्याग्रह के उसूल और तरीक़े अपनाए। तो गांधी जी ने जब जनूबी अफ्रीका में थे तो उन्होंने जनूबी अफ्रीका में यहाँ हिंदुस्तानी अवाम के साथ और हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था, जो उनके हुकूक़ की हक़ तलफ़ी की जा रही थी, और ऐसे वाक़े गांधी जी के साथ भी पेश आए थे जनूबी अफ्रीका में रहे वक्त। तो गांधी जी ने वहाँ पे भी सत्याग्रह शुरू किया था, यानी कि अमन के तरीक़े से अपने मुतालबात को मनवाना। तो सत्याग्रह के तरीक़े अपनाए थे, उन्हीं उसूलों को अपनाए थे। इनके काबिल क़दर क़यादत में सत्याग्रह एक अहम सियासी हथियार बन गया। इनकी ज़ेर क़यादत, गांधी जी के ज़ेर क़यादत जो है, गांधी जी की ज़ेर क़यादत जो है सत्याग्रह जो है एक सियासी अहम हथियार बन गया था। इस सियासी अहम हथियार से मुराद ये है कि सियासी प्लेटफॉर्म फराहम करने में आवाम को ये सत्याग्रह बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो सत्याग्रह के ज़रिए से गांधी जी जो है चाहते थे कि हिंदुस्तानी आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम किया जाए, और हिंदुस्तानी आवाम अमन के साथ बग़ैर कोई पुरअमन मज़ाहिमत के साथ पुरअमन तरीक़े से बरतानी हुकूमत पर दबाव बनाए रखे, दबाव डाले। इस नज़रिए को गांधी जी ने सत्याग्रह से जोड़ा था। सत्याग्रह में तशद्दुद कोई क्या बोलते हैं, कोई जगह नहीं थी। इस तरीक़े का पुरअमन का नाम दिया है, पुरअमन यानी कि पासिव रेसिस्टेंट का नाम दिया गया है, यानी कि पुरअमन मज़ाहिमत का नाम दिया गया था सत्याग्रह को। मगर साथ ही इन्होंने पुरअमन मज़ाहिमत और सत्याग्रह के बुनियादी फ़र्क को भी वाज़ेह किया था। क्या वाज़ेह किया था? पासिव रेसिस्टेंस जो है, जहाँ सत्याग्रह के मफ़हूम और पुरअमन मज़ाहिमत के ताल्लुक़ से भी गांधी जी ने वाज़ेह फ़र्क को बता दिया था, अवाम को वाज़ेह फ़र्क ये बताया था कि सत्याग्रह का मफ़हूम जो है बग़ैर तशद्दुद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने मुतालबात का सिलसिले के लिए एहतजाज करना ज़रूरी है। कमज़ोरों का हथियार है, यानी कि वो कह रहे हैं कि पुरअमन मज़ाहिमत जो है कमज़ोरों का हथियार है, और मकसद के हुसूल के लिए ताकत का इस्तेमाल से नहीं रोकता है, यानी कि मकसद के हुसूल के लिए ताकत के इस्तेमाल से नहीं रोकता है। ये मफ़हूम में फ़र्क बता रहे हैं गांधी जी। तो गांधी जी ने सत्याग्रह को ताकत तरीन लोगों का हथियार भी माना गया है। गांधी जी यही बताते हैं कि सत्याग्रह जो है ताकत तरीन लोगों का हथियार भी है, और इसी जद्दोजहद में तशद्दुद या ताकत के किसी भी इस्तेमाल और तरीक़े की ममनुइयत करार दी गई थी, यानी कि सत्याग्रह में किसी भी तरह की जद्दोजहद में तशद्दुद या ताकत के इस्तेमाल से ममनुइयत करार दी गई थी, यानी कि ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पुरअमन तरीक़े से मज़ाहिमत करना चाहिए। सत्याग्रह का मफ़हूम यही है कि ये सत्याग्रह का अहम हथियार जो है इन्हीं उसूलों पर बुनियाद रखी गई थी कि तशद्दुद का अंसर उसमें शामिल नहीं होना चाहिए एहतजाज में। तो ताकत का तशद्दुद या ताकत के किसी भी इस्तेमाल से और तरीक़े की ममानियत करार दी गई थी सत्याग्रह के उसूलों में। साबिराना जदोजहद में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। साबिराना जदोजहद में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि सत्याग्रह खुद मोहब्बत का एक क़ानून है। तो ये वाज़ेह फ़र्क ये बता रहे हैं
साबराना यानी कि सब्र के साथ एहतजाज करने या जद्दोजहद करने में मोहब्बत का कोई अंसर शामिल नहीं है, लेकिन सत्याग्रह खुद एक मोहब्बत का कानून है। यानी कि सत्याग्रह से हम लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों के दिल जीत कर, हुकूमत के दिल जीत कर हम हमारे मुतालिबात को कामयाबी के साथ मनवा सकते हैं। ये इसी नज़रिए को लेके सत्याग्रह चलाया गया था। उसके बाद सत्याग्रह खुद एक मोहब्बत का कानून है। अदम तशद्दुद सत्याग्रह की बुनियाद है। अदम तशद्दुद है सत्याग्रह की असल बुनियाद है। बताया ना कि अदम तशद्दुद तथा तशद्दुद का कोई अंसर इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इस मौके पर हर तरीके से तशद्दुद से परहेज करना सत्याग्रह का एक उसूल है। यानी कि इस मौके पर एहतजाज के मौके पर किसी भी सूरत में हर तरीके से तशद्दुद से परहेज करना सत्याग्रह का अहम उसूल है। इसका जो मकसद है, जो बुनियाद है, वो बुनियाद क्या है? अदम तशद्दुद है। लेकिन क्या वो बता रहे हैं कि सत्याग्रह के एहतजाज के दौरान किसी भी तरीके से तशद्दुद का इस्तेमाल करना ये सत्याग्रह के उसूलों के खिलाफ है। सत्याग्रह इसकी इजाज़त नहीं देता। तो नहीं देता। इसका असल तरीका इसका असल नज़रिया ये है कि दुश्मन को निस्तो नाबूद करने के लिए बजाय हमदर्दी, सब्र और तशद्दुद से और ख़ुद तकलीफ़ सहकर इसका दिल और उसकी हमदर्दी जीतनी चाहिए। यानी कि गांधी जी ये बताना है कि दुश्मन को अगर निस्तो नाबूद करना है, दुश्मन को शिकस्त दो चार करना है, दुश्मन को हराना है, तो नाबूद करने के लिए बजाय हमदर्दी, सब्र और बर्दाश्त से और ख़ुद तकलीफ़ सहकर, सब्र, हमदर्दी और ख़ुद तकलीफ़ सहकर और ख़ुद तकलीफ़ सहकर सामने वाले दुश्मन का दिल जीतना है और सामने वाले दुश्मन का हमदर्दी हासिल करना है। यानी कि सत्याग्रह में अपने ऊपर जो एहतजाज कर रहा है, उसका जुल्म हो रहा है या उसके ऊपर ज़बरदस्ती हो रही है या उसको तमाम हालात को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन कभी भी हथियार नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, ताकि हम अगर अपना तकलीफ उठाएंगे या अपन सब्र में रहेंगे, सब्र करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो जाहिर सी बात है सामने वाला दिल कभी ना कभी पिघलेगा, सामने वाला दिल कभी ना कभी पिघलेगा। तो इस तरह से ये सत्याग्रह का सिलसिला चलता रहा। सत्याग्रह के मफ़हूम में यही बात बतलाई गई थी। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के ज़रिए से आवाम में ये शऊर बेदार करना शुरू किया था। उसके बाद ये सत्याग्रह के बाद जो मेन बात बतलाई गई है, आदम ताउन तहरीक थी और इसके अलावा हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक थी और इसके अलावा क्या बोलते हैं, सिविल नाफरमानी तहरीक थी। तो ये सिविल नाफरमानी तहरीक क्या होती है, उसके बारे में भी आप लोगों को इंशाल्लाह भी इसी आगे बताऊंगा कि सिविल नाफरमानी तहरीक किसे कहा जाता है और सिविल नाफरमानी तहरीक कैसे शुरू किए थे गांधी जी ने, उसके ताल्लुक से तो ये बात है। सिविल नाफरमानी तहरीक जो है सिविल नाफरमानी तहरीक, नमक सत्याग्रह। तो सिविल नाफरमानी करारदाद की मंजूरी के बाद तमाम की आंखें जो है साबरमती की जानिब लगी हुई थी। यानी कि सिविल नाफरमानी की करारदाद जो मंजूर कर रहे थे गांधी जी ने ये कहा था ना कि तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कि किसी किस्म का भी लड़ाई झगड़ा अंसर शामिल नहीं होना चाहिए। तो इसके तहत गांधी जी ने सिविल नाफरमानी तहरीक की करारदाद मंजूर की थी और मंजूर करने के बाद सारे जो कायदीन थे, जो इस तहरीक से जुड़े हुए अरकान थे, मेम्बरान थे, उनकी सारी निगाहें जो थी वो साबरमती की जानिब लगी हुई थी। और महात्मा कब और कैसे क़दम उठाते हैं, सारे मुल्क में इस बात का तजस्सुस था। यानी कि सिविल नाफरमानी तहरीक करने के बाद आमंत्र के तरीके से अब ये देख रहे थे कि आवाम महात्मा गांधी इसके बाद क्या कदम उठाते हैं। यही तजस्सुस जो है आवाम के दिलों में बसा हुआ था। तो महात्मा ने सत्याग्रह की मुहिम गुजरात के मगरबी किनारे पर वाक़े डांडी नामी देहात से नमक कानून तोड़ते हुए नमक बनाने के अमल से शुरू करने का फैसला किया था। तो सत्याग्रह की मुहिम गुजरात से मगरबी किनारे एक इलाका है, एक जगह है डांडी नामी इलाके से
देहात, डांडी नामी एक देहात है, डांडी नामी एक इलाका है। इस इलाके से देहात से नमक कानून तोड़ने के लिए और नमक बनाने के अमल शुरू करने का फैसला किया था। तो सिविल लॉ फरमाई तहरीक से जरिए नमक बनाने की तहरीक, नमक अपने हाथ से बनाना और नमक का कानून तोड़ना चाहिए। नमक का कानून क्यों तोड़ने का बात की कि उस वक्त अंग्रेज़ों ने नमक पर ज़्यादा मौसिल लगा दिए थे और नमक पर ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से ये आम आवाम के ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन था, वज़न था और आवाम जो है क्या बोलते हैं इस कानून से बहुत वज़न हो गई थी। तो डंडी मार्च के मकाम से देहात है, उस देहात से गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने के लिए यात्रा शुरू की थी और अपने हाथों से नमक बनाने की शुरुआत करने का फैसला किया था। वो चाहते थे कि आवाम को साथ लेकर नमक का कानून तोड़ें। इन्होंने इस फैसले के इत्तला वायसराय को देते हुए मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। तो गांधी जी चाहते थे कि नमक का कानून तोड़ने के लिए आवाम का साथ लें और आवाम को साथ लेकर नमक का कानून तोड़ने के लिए जाना चाहिए। इन्होंने इस फैसले के तहत उस दौर के वायसराय जो था, वायसराय को इत्तला दी और मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। वायसराय से मुलाकात के लिए वक्त मांगा, क्योंकि कोई भी तहरीक चलाई जाती है या फिर जलसा या जुलूस निकाले जाते हैं तो ऐसी सूरत में उस वक्त के गवर्नमेंट से आप इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। तो गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने के लिए आवाम का साथ तलब किया था। आवाम उनका साथ दे रही थी और आवाम उनका साथ दे रही थी, तो उसका साथ दे रही थी। और वो क्या करें, क्या वो आवाम साथ दे रही है, पद यात्रा को निकलना है, पैदल जाना है नमक का कानून तोड़ने के लिए। तो उस वक्त के वायसराय से इजाज़त लेने के लिए मुलाकात मांगी थी, लेकिन वायसराय ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया और वायसराय ने जवाब दिया कि डांडी का ये अमल न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि कानून की खिलाफ वर्जी है, शुमार में क्या कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस तरह अमन आम को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो वायसराय जो थे नमक का सत्याग्रह के कानून को तोड़ने के लिए इजाज़त नहीं देते और कहते हैं कि आप अगर ये कानून तोड़ेंगे तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी, कानून के खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है या फिर आपको गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन और ये भी कहा है कि अगर हम इजाज़त देते हैं तो अमन आमा के लिए भी नुकसानदा साबित हो सकता है, ये वायसराय का ख्याल था। तो 12 मार्च 1930 इसको गांधी जी ने अपने चंद साथियों के साथ डांडी के जानिब पैदल मार्च के लिए निकल गए। यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये नमक के कानून के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया गया था। डांडी मार्च की तरफ ये पैदल निकल जाते हैं अपने चंद साथियों को लेकर, उनके साथ आवाम जुड़ती है और आवाम डांडी साबरमती से 200 मील की दूरी पर वाक़ है। डांडी जो है साबरमती से गांधी जी उस वक्त साबरमती में रहते हैं, तो डांडी मार्च के लिए निकलना है तो साबरमती से पैदल जाने के लिए साबरमती और डांडी मार्च का जो फासला है वो 200 किलोमीटर का फासला है, 200 किलोमीटर पैदल चलना था। तो डांडी मार्च इंतहाई कामयाब रहा, यानी कि डांडी मार्च का जो जुलूस था या जो एहतजाज था वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा, बहुत ही इंतहाई कामयाब रहा। हर जानिब से सैकड़ों की तादाद में देहाती लोग इनका इस्तकबाल करने लगे। जिस देहात से भी गुजरते थे गांधी जी, जहाँ से भी गुजरते थे वहाँ मकाम पर गांधी जी का इस्तकबाल किया जाता था और डांडी मार्च के लिए लोग उसमें शामिल हो जाते थे। और डांडी मार्च जो था वो क्या बोलते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए ये मार्च चलाया गया था, ये तहरीक चलाई गई थी। तो देहाती आकर मार्च करने वालों का शानदार इस्तकबाल करते थे, यानी कि जिस गांव से भी गुजरते थे उस गांव के देहाती इस मार्च में हिस्सा लेने वाले, इस जुलूस में हिस्सा लेने वालों का इस्तकबाल करते थे। महात्मा गांधी 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे और वहां इन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा। यानी कि ये 12 मार्च को इन्होंने कहाँ से निकले, साबरमती से निकले थे और पहुँचे कब 6 अप्रैल को पहुँचे। 6 अप्रैल को डांडी मार्च पहुँचकर इन्होंने नमक अपने हाथ से बनाते हुए नमक का कानून तोड़ा था। तो डांडी मार्च का मंसूबा और इस पर अमल मिसाली था। डांडी मार्च का मंसूबा जो अमल जो था वो मिसाली था। ये बड़ा अहम वाक़या था डांडी मार्च का, जो जदोजहद आज़ादी 30 दौर में शुरू किया गया था और ये पुरअमन तरीके से किया गया था। इसमें कोई तशद्दुद का अंसर शामिल नहीं था, इसमें तशद्दुद
उनके तस्वूर भी नहीं था। तो 6 अप्रैल को जो इन्होंने डंडी मार्च पहुंचा और पहुँच कर अपने हाथों से नमक बनाया और बरतानी हुकूमत ने नमक का कानून तोड़ा, तो ये एक अहम वाक़या है, एक मिसाली वाक़या है। 200 मील का फासला मुख्तलिफ देहातों के बीच से मिलकर बगैर खुद तहरीक सिविल नाफरमानी का ज़ोरदार प्रोपगंडा बन गई। यानी कि जो 200 मील का जो रास्ता था वो अलग अलग देहातों से होते हुए डंडी मार्च पहुंचता था, अलग अलग गाँवों से होते हुए डंडी मार्च पहुंचता था। और यही जो तहरीक थी सिविल नाफरमानी के लिए ज़ोरदार प्रोपगंडा बन गई है। तो ये पदयात्रा जो थी 200 किलोमीटर की, उस पदयात्रा की वजह से ही सिविल नाफरमानी से भी लोग वाकिफ होने लगे और सिविल नाफरमानी का जोरदार प्रोपगंडा का, यानी कि सिविल नाफरमानी तहरीक चलाना था। तो ये एक अहम जरिया बनी सिविल नाफरमानी के लिए। कौम परस्तों के नज़दीक डंडी मार्च किसी यात्रा या ज़िरात से कम नहीं था। कौम परस्तों यानी कि अपने वतन से मोहब्बत करने वालों के नज़दीक जो है डंडी मार्च किसी यात्रा या ज़ियारत से कम नहीं था। जितने भी शरीक होते थे वो तो इनके नज़दीक इतनी मोहब्बत थी वतन से, नमक के कानून तोड़ने से और नमक अपने हाथ से बनाने का जज्बा था, इसलिए ये इस यात्रा में शामिल होना लोग बाज़ अक़ीदा समझते थे, बाज़ अक़ीदा समझते थे और यात्रा या फिर ज़ियारत का तस्वुर करते थे इस मार्च में शामिल होने के लिए। तो गांधी जी ने तो इस तरह से ये काम किया था। और एक बात ये है कि डंडी मार्च ज़ियारत से कम नहीं समझते और नमक कानून के खिलाफ वर्जी पूरे मुल्क के लिए एक इशारा देती है कि हर जगह इस अमल को दोहराया जाए। यानी कि नमक का कानून तोड़ने का ये सारे मुल्क के लिए इशारा देती है कि इस तरह का अमल सारे मुल्क में किया जाए। न सिर्फ नमक का कानून बल्कि बरतानी हुकूमत जो भी कानून बनाती है उसके खुलकर मुखालिफत करना चाहिए, उसके खुलकर नाफरमानी करनी चाहिए और उसके ताउन नहीं करना चाहिए। ये सारे मुल्क के लिए इशारा था डंडी मार्च की यात्रा। और नमक का कानून तोड़ना सारे मुल्क के लिए एक मिसाली था, एक इशारा था कि तो आप लोग भी अपने इलाकों में बरतानी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएं और बरतानी हुकूमत के बनाए हुए उसूलों को तोड़ें, बरतानी हुकूमत के बनाए हुए कानून को तोड़ें और अपने अपने तौर पर अपने अपने इलाकों में जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेते हुए जहाँ आज़ादी की तहरीक को ताकतवर बनाएं और तक़वियत दे, इर्तिखा दे। ये तमाम जो है डंडी मार्च के ज़रिए से पैगाम दे रहे थे महात्मा गांधी ने। उत्तर प्रदेश और गुजरात में मालगुजारी और दूसरे टैक्स अदा न करने की मुहिम चलाई गई। यानी कि जहां नमक नहीं बनता था, जहां में नमक बनाने की सहूलत नहीं थी, उत्तर प्रदेश या गुजरात में नमक वगैरह नहीं बनता था, तो वहाँ पर जो है उन जो टैक्स अदा करने के कानून को तोड़ा गया है। ऐसे बहुत सारे कानून को तोड़ते रहे और यही इशारा मिलता है कि गांधी जी ने इस नमक के कानून को तोड़ते हुए ये इशारा देते हैं कि जहाँ जहाँ भी बरतानी हुकूमत ने जालिमाना कानून बनाई है या आवाम पर महसूल वसूल करने के लिए सख्त जो कानून बनाई है उस कानून का खुलकर मुखालिफत करना चाहिए। और इस तरह से सत्याग्रह के मफहूम को, इस तरह से सिविल नाफरमानी तहरीक को तक़वियत मिलती रही। तो ये एक सेकंड का चप्पा